मिताली हमारे साथ दरअसल स्टूडियो में बनी हुई हैं और अब एफआईआई से थोड़ा सा गियर शिफ्ट करके चलते हैं उन आईपीओज पर। आज दरअसल ध्यान दीजिएगा 5 नए आईपीओज अपडेट बंद होने वाले हैं, तो उसमें अब तक के सब्सक्रिप्शन डेटा क्या कह रहे हैं। मिताली बताइए क्या इन्फॉर्मेशन है। तो इन 5 आईपीओ में से जो सबसे बड़ा नाम है वो है डैम कैपिटल का। कंपनी का जो इशू साइज है वो है 840 करोड़ का। ये कंपनी एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म है और साथ ही कॉर्पोरेट एडवाइजरी भी करती है। सब्सक्रिप्शंस की बात करें तो अभी तक 34 टाइम्स यहाँ पे सब्सक्रिप्शन हमें देखने को मिला है और सबसे ज़्यादा जो है QIB और HNI सेक्टर से हमें यहाँ पे सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। नेक्स्ट जो हमारी लाइन में है वो है सनातन टेक्सटाइल्स लिमिटेड का आईपीओ। ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो फैब्रिक्स और गारमेंट्स के लिए पॉलिस्टर और कॉटन यार्न्स बनाती है। इस आईपीओ का इशू साइज था 550 करोड़ का और अभी तक ये आईपीओ जो है ये 10 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। सबसे ज़्यादा रुझान जो है यहाँ पे हमें HNI से देखने को मिला है। 17.6 टाइम्स HNI ने यहाँ सब्सक्रिप्शन दिखाया है। इसके बाद जो लाइन में आता है वो है कॉनकॉर्ड एनवायरो सिस्टम्स का आईपीओ। ये कंपनी वाटर और वेस्ट मैनेजमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। इस आईपीओ का इशू साइज जो था वो था 500 करोड़ और यहाँ थोड़ा रिस्पॉन्स हमें माइल्ड देखने को मिला है। 5 टाइम्स ही इशू सब्सक्राइब हो पाया है और QIB, HNI और रिटेल से भी 4 से 5 गुना ही यहाँ सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। नेक्स्ट जो लाइन में है वो है ट्रांसरेल राइटिंग लिमिटेड का आईपीओ। ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी सेक्टर्स के लिए ट्रांसमिशन लाइंस बनाती है। इशू साइज जो था वो था 400 करोड़ रुपए। यहाँ काफ़ी धमाकेदार रिस्पांस देखने को मिला है। 35 गुना टोटल सब्सक्राइब हो चुका है। साथ ही रिटेल सेक्टर से 17 टाइम्स, HNI से 57 टाइम्स और QIB से 54 टाइम्स सब्सक्रिप्शन यहाँ देखने को मिला। इसके बाद हमारी लास्ट जो आईपीओ की लिस्ट में शामिल है वो नाम है ममता मशीनरी का आईपीओ। कंपनी ने 180 करोड़ रुपए का आईपीओ लॉन्च किया। ये कंपनी पैकेजिंग मशीनरी बनाती है, फ्लेक्सिबल हाईटेक मशीनरी पैकेजिंग के लिए बनाती है। इसका इशू साइज 180 करोड़ का था और काफ़ी धमाकेदार सब्सक्रिप्शन यहाँ देखने को मिला है। अभी तक 122 टाइम्स ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है आईपीओ। QIB से हमें 80 टाइम्स सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। HNI ने काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पे 213 गुना सब्सक्राइब किया है और रिटेल सेगमेंट से भी 107 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। अब बस देखना ये होगा कि लिस्टिंग पर भी ये धमाके हमें नज़र आते हैं या नहीं। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया मिताली आपका इस पूरी चर्चा के लिए और सारे आईपीओस के बारे में विवरण देने के लिए। इस बीच चलिए अब एक काम करते हैं, एक बार इंडेक्स का चेक ले लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी पे थोड़ा सा फोकस करेंगे। आज हमारे साथ राजेश कोठारी जुड़ चुके हैं इस खास बातचीत में। इंडेक्स बस दिखा दीजिए एक बार। निफ्टी इट्स 23741, निफ्टी बैंक करीब करीब 51,298। राजेश जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। राजेश जी, मतलब चाहे वो ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, सबका मन आहत तो है ही इस वक्त। पहले बात ये करते हैं राजेश जी, आपके अनुसार आपका अनुमान क्या कह रहा है? ये जो हमें दिक्कत इस वक्त महसूस हो रही है, सबसे बड़ी FIIs की सेलिंग, रोज़ बरोज़ 3-4 हज़ार करोड़ रुपए की सेलिंग। आप इंडेक्स 1500-1600 करोड़ रुपए का रोज़ बेच रहे हैं, आप स्टॉक फ्यूचर्स बेच रहे हैं। हमारी इंडियन मार्केट्स की इस वक्त ग्लोबल प्लेसमेंट लग कैसी रही है? जब जनवरी में हम एक बार फिर से एक फुल फ्लैज ट्रेड शुरू करेंगे, क्या ये सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू करेगा? आपको इस बात के चांसेस लग रहे हैं क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल वीरेंद्र जी, इंडिया का अगर आप ओवरऑल एज ए ग्लोबल फंड मैनेजर अगर आप सोचते हो, करेक्ट, सो यू हैव डिफरेंट ऑप्शंस टू प्ले एंड उसमें सबसे बड़ा ऑप्शन फॉर ग्लोबल इन्वेस्टर टुडे इज फर्स्ट इज होम मार्केट व्हिच इज US फॉर दैट। एंड US मार्केट, द इकोनॉमी and the Trump coming in, so political certainty, and because of the lot of efforts to improve the overall economy, be it make in USA and ये सब policy की वजह से US corporate earnings growth will be double digit. So US economy and US market will be the first preference for any global investor. But it is not only about US, and then comes the second most preferred market. Here you have 3-4 options. One is Europe, second is Japan, third is China, and fourth is India. And when you look at relatively across these 4 countries, where you will allocate the most, and that's where India is the most important market for any global investor. The economic growth, हमारी जो country का है, is the one of the fastest. Second, importantly, democratic driven. Third, importantly,
डेमोग्राफिक्स इन फेवर. फोर्थ इंपॉर्टेंटली China+1, यूएस की खुद की पॉलिसी China+1 रही हुई है, सो इंडिया विल बी नेचुरल बेनिफिशियरी. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, वैल्यूएशंस आर रीजनेबल, दे आर नॉट, सबसे बहुत सस्ता भी नहीं है और बहुत महंगा भी नहीं है. So I think India will become the second most preferred country for any global investor. And therefore, I'm not too much worried about the FII selling for the next year. I think already base बहुत ही कम है. From ये base से मुझे ऐसा लग रहा है कि FII का भी इंटरेस्ट इंडिया में बाइंग की तरफ चालू हो जाएगा. ओके, ठीक है. आप कहते हैं कि एफआईएस का इंटरेस्ट चालू हो जाएगा, बट लॉजिकली चलनी वही चीज़ सही है राजेश जी की जिसमें हमें अर्निंग्स अच्छी नज़र आए. अब आपका अगर आप पिछला अर्निंग सीजन देखें, है ना, अब जब हम जनवरी में मुलाकात करेंगे, मेरे ख्याल से 13-14 तारीख को पहला नतीजा आ जाएगा इन्फोसिस या फिर टीसीएस का. इस बार की अर्निंग्स अगर आप बीते अपने जो अर्निंग सीजन को देखें उसके आधार पे अच्छी कहाँ नज़र आने की पॉसिबिलिटी है जिसको शायद हर कोई खरीदना चाहे, चाहे वो एफआईज हो, चाहे वो डीआईज हो, चाहे रिटेल हो, चाहे म्यूचुअल फंड्स हो. अच्छी अर्निंग्स की एक्सपेक्टेशन कहाँ है आपको? वीरेंद्र जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट इज ऑलवेज थोड़ा फॉरवर्ड लुकिंग होता है रादर देन बैकवर्ड लुकिंग. तो रेयरव्यू मिरर ड्राइविंग हम नहीं कर सकते, हमें थोड़ा आगे देखना पड़ता है. पर जब भी हम आगे की तरफ देखते हैं तभी सबसे प्रेफर्ड सेक्टर रहेगा कैपिटल गुड सेक्टर. कैपिटल गुड सेक्टर्स की ऑर्डर बुक ग्रोथ is going to be significantly better in the fourth quarter. थर्ड क्वार्टर ऐसे भी इतना इंडिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेकंड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर होता है. तो ऑर्डर्स जो है इलेक्शन की वजह से काफी प्रेशर्स में थे कैपिटल गुड्स रिलेटेड सेक्टर, लेकिन इलेक्शन अनसर्टेनिटी इज ओवर एंड कैपेक्स इज गोइंग टू बाउंस बैक. मोस्ट ऑफ द ऑर्डर अनाउंसमेंट विल कम इन द फोर्थ क्वार्टर. सो कैपिटल गुड्स इज द फर्स्ट प्रीफर्ड सेक्टर. सेकंड इंपॉर्टेंट सेक्टर जहां पे आपको सेंटिमेंटली as well as earnings will be reasonably decent will be the pharmaceuticals. The healthcare sector will be the second sector. Third sector जहां पे disappointment कम होते जाएंगे और US economy जैसे improvement start होएगा तो BFSI segment will also do well. Therefore the IT sector. These three will be the sectors where you will see better growth या better indicators या the better momentum या the better commentary from the management. Very important. क्योंकि रिजल्ट्स के ऊपर ज्यादा लोगों की नजर नहीं रहेगी, लोगों की नजर रहेगी मैनेजमेंट कमेंट्री पे. तो ये तीन सेक्टर में मैनेजमेंट कमेंट्री विल बी पॉजिटिव. दिस आर द थ्री सेक्टर्स. अदरवाइज बाकी जो सेक्टर्स है, जितने भी सेक्टर्स हैं, वहां पे थोड़ा बॉटम अप अप्रोच लेना पड़ेगा. एवरी सेक्टर विनर्स भी रहेंगे वो सेक्टर में और लूजर्स भी रहेंगे, और हमें हमारी नजर वो विनर्स पे रखनी पड़ेगी. अच्छा, ठीक है. आपने राजेश जी कहा कि भाई पहला सेक्टर मेरा कैपिटल गुड्स है, लेकिन आपको भी मालूम होगा कि जब हमारा H1 में चुनाव आ गए थे तो हमारा कैपेक्स स्लो डाउन हो गया. अब सेकेंड हाफ में क्या होगा? और दूसरी बात जो लास्ट आई थिंक सेशन में फ्राइडे को सिमंस ने कहा कि एक्सपेक्ट स्लो डाउन इन रेलवे ऑर्डर फ्लो एंड प्राइवेट कैपेक्स. अगर मैं एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेने के लिए इन डिप्स पे कैपिटल गुड्स को बाय भी करूँ सर, आपका पर्सपेक्टिव क्या है? क्या कि इन नेक्स्ट हाफ ऑफ नेक्स्ट फिस्कल ये कैपेक्स रिवाइव होगा? और अगर मैं यहाँ पे खरीदारी करता भी हूँ तो मुझे कितना टाइम वेट करना पड़ेगा? एटलीस्ट पर्सपेक्टिव साल 2 साल का रखना पड़ेगा यहाँ से? सबसे पहले तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के बहुत सारे सब सेक्टर्स हैं, हमें समझना पड़ेगा. एक जनरल नहीं है कि रोड सेक्टर की, रेलवे सेक्टर की, ऐसा नहीं है. बहुत सारे इसके सब सेगमेंट है. जैसे कि डेटा सेंटर एक इंपॉर्टेंट सब सेक्टर है. HVDC related transmission, second important subsector. Third important sector, defense and the related. Fourth important is the EMS players, electronics manufacturing. So likewise, every sector में हमें winner ढूंढना पड़ेगा, and based on that you have to construct the portfolio. जहाँ की आपका सवाल रहा कि कितना साल हमें वेट करना पड़ेगा, equity market is always 3, 4, 5 years view. It is not a 2020 तो ये है नहीं कि एक बॉल में हर बॉल में हम रन लेंगे, ऐसा तो जरूरी नहीं है. पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा और तभी तो वेल्थ क्रिएट होगी. अदरवाइज वेल्थ कैसे क्रिएट करेंगे? मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाह रही हूँ, ये जो रुपये का हाल है, अब आप देखिए 85-10 के आसपास इस समय रुपया ट्रेड कर रहा है टू अ डॉलर.
ये हमारे लिए कितनी परेशानी का सबब बन सकता है, क्योंकि अब तक सब लोग कह रहे हैं कि थोड़ा सा कैलिब्रेटेड है, धीरे धीरे करके वीकनेस आ रही है, लेकिन रुपी 85 पर हैज ऑल जब भी रुपी में इस तरह की वीकनेस आती है, इट्स ऑलवेज बीन अ पेन पॉइंट। अब ब्रॉडर मार्केट के पर्सपेक्टिव से या फिर इसे एक एडवांटेज के तौर पर देखेंगे और फिर आईटी फार्मा जैसे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनियों पर दाव खेला जाए, अप्रोच क्या होगी इस तरह के माहौल में? सबसे पहले तो ओवरऑल करेंसी डेप्रिसिएशन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए फैक्टर है क्रूड ऑयल प्राइसेस, एंड क्रूड ऑयल प्राइसेस बाय एंड लार्ज एनवायरनमेंट इज रीजनेबली ओके फॉर अस, व्हिच इज गुड न्यूज फॉर इंडिया, सबसे इंपॉर्टेंट। तो मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत बड़ा डेप्रिसिएशन करेंसी का होएगा, नंबर 1। नंबर 2, जब भी डेप्रिसिएशन करेंसी का होता है तो काफी लोगों को लगता है कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज को बेनिफिट मिलेगा, वो ऐसा होता नहीं है, बिकॉज यू टू पास ऑन दिस एंटायर बेनिफिट टू योर कस्टमर, क्योंकि कस्टमर की तो पता है कि आपको बिना कुछ किए हुए 4% डेप्रिसिएशन का एडवांटेज मिल रहा है। सो यू टू बी ग्लोबली कॉम्पिटिटिव एंड यू टू पास ऑन दैट बेनिफिट। सो आई थिंक करेंसी विल नॉट बी ए मेजर प्रॉब्लम इन माय व्यू। इट इज गोइंग टू बी ए काइंड ऑफ ए 3-4.5% काइंड ऑफ ए एनुअल डेप्रिसिएशन हमें पकड़ के चलना चाहिए, और आगे भी मुझे लग रहा है कि वही चीज कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि क्रूड ऑयल काफी कंट्रोल में है, हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी बाय एंड लार्ज रीजनेबली बैलेंस है, तो मुझे कोई बहुत बड़ा करेंसी का फैक्टर नहीं लग रहा है। हाँ, बीच बीच में वॉलेटिलिटी जरूर रहती है, स्विंग्स आ जाते हैं तो कंसर्न्स आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही आप आपका पीरियड लॉन्गर करते हो, अगर आप वही चार्ट अगर आप 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स और 36 मंथ्स में लगाते हो, तो आपको पता चलेगा कि कोई बहुत बड़ा डेप्रिसिएशन इंडियन करेंसी का हुआ नहीं। एक पॉकेट जहां पर थोड़ी करके खरीदारी लौटती हुई दिखाई दी थी बीच में, वो कंजम्पशन थीम थी, चाहे वो टाइटन हो, ट्रेंड जैसे काउंटर्स हो, इस पर आपकी अप्रोच क्या रहेगी? कि यहाँ पर जो बीच में हमें लग रहा था कि शायद वो के शेप, एटलीस्ट 2 साल पहले के शेप रिकवरी थी, पर वो पूरी तरह से उलट गई, और ऑफ कोर्स अर्बन के बगैर बजाय ग्रामीण इलाके और टियर 1 टियर 2 में डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दी थी। ये किस तरह का प्ले होगा और कैसी कंपनियों को फोकस में आप फिर रखेंगे? हर्षिता, ये एक मिथ है कि अर्बन स्लो डाउन है और रूरल अच्छा कर रहा है, ऐसा एक्चुअली होता नहीं है। स्लो डाउन कंपनीज ने फेस किया है, शायद कंज्यूमर ने फेस नहीं किया, करेक्ट? अगर आप ओवरऑल कंजम्पशन बास्केट देखोगे तो कंपटीशन इज गोइंग अप, काफी नई ब्रांड्स आ रही है, काफी प्रोडक्ट इनोवेशन हो रहा है। अगर आप देखोगे कि इंडिया की लार्जेस्ट एफएमसीजी कंपनी है, वो सिर्फ 4% पे ग्रोथ कर रही है, लेकिन वही इंडियन कंज्यूमर सेक्टर में इंडिया की लार्जेस्ट रिटेल कंपनी है, वो 40% पे ग्रोथ कर रही है। सो इंपॉर्टेंट इज कंपनीज हैव टू इनोवेट, you have to launch the right product at the right price, make it aspirational product and make it affordable product. ये जो aspirational और affordability का जो combination है, वो बहुत कम कंपनियां कर पा रही है, and because of that आपको लग रहा है कि consumer companies are under pressure, लेकिन one of our portfolio company जो है, for example, which is India's largest retail company, उसने तो 40% ग्रोथ ये क्वार्टर में भी डिलीवर किया हुआ है। सो आई डोंट थिंक कि कोई बहुत बड़ा कंज्यूमर पे प्रेशर है कि अर्बन स्लो डाउन में है, ऐसा छोटा है, वेरी स्मॉल इफेक्ट इज देयर, बट आई डू नॉट सी एनी मेजर इफेक्ट कि बहुत बड़ा कोई स्लो डाउन है। कंपनीज नीड टू हैव द राइट स्ट्रेटेजी, कंपनीज को सही प्रोडक्ट सही प्राइस पे लॉन्च करने पड़ेंगे, अगर वो करते हैं तो कंपनीज में ग्रोथ आएगा, और अगर वो फेल होते हैं वो करने में तो कंपटीशन विल टेक अवे मार्केट शेयर। और वो जो कंपटीशन है काफी सारे अनलिस्टेड स्पेस में है, काफी सारे डायरेक्ट B2C ब्रांड्स है, काफी सारे ब्रांड्स फंडेड बाय प्राइवेट इक्विटी है, तो दे आर happily taking away the market share from the traditional players. बजट डे पर ट्रेड के लिए तैयार है राजेश जी? सारे डिटेल्स आना शुरू हो गए हैं। 9 से 3:30 बजे NSE ट्रेड करेगा, और ऑफ कोर्स कमोडिटी मार्केट्स 11 बजे तक खुले रहेंगे। हमारी तो यही इच्छा है कि कोई डिसअपॉइंटमेंट टैक्स लेवल पे ना आवे। दैट्स बेसिकली द बिगेस्ट वरी राइट नाउ ऑन द स्ट्रीट, सो आई होप देयर आर नो मेजर डिसअपॉइंटमेंट्स ऑन। ये क्योंकि आपने टैक्स वाला मुद्दा उठाया, एवरी बजट वो ITC में टैक्स बढ़ जाएगा उसका खूब डर रहता है, और अब तक वो नहीं हुआ, एटलीस्ट इन लास्ट 2-3 बजट्स। लेकिन अब की बारी जब हम GST काउंसिल की बैठक में उतर रहे थे, तब ये था कि शायद सिंटैक्स लगाया जा सकता है, वहां पर 35% की टैक्स की बात हो रही थी। अब कंसिडरिंग इस पर चर्चा हुई है कहीं ना कहीं, अब वो विचार आया है, क्या वो बजट का हिस्सा बन सकता है? वो नोज इस पे स्पेकुलेट करके हर्षदा कुछ फायदा नहीं है। आई थिंक वी हैव टू वेट फॉर द फाइनल D-Day कि वो डे पे क्या अनाउंस हो रहा है, और उसी हिसाब से वी नीड टू रिएक्ट, क्योंकि इसमें कोई प्रेडिक्शन करके इज नॉट गोइंग टू मेक एनी सेंस।
I don't think it's good to forecast such things. Let them do their job, and let's be listeners on that day, and then act accordingly. वो सिंटैक्स लगेगा या नहीं। अच्छा, ये पॉपकॉर्न पर आपके क्या विचार है? कंसिडरिंग पीवीआर जैसा स्टॉक तो वैसे भी एक बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है, और एक चीज जिससे अच्छी खासी कमाई होती थी वहां पर भी जीएसटी बढ़ने वाला है। वेल, कमाई तो मैन्युफैक्चरर को हो ही रही है, कमाई तो कंपनी वाले को हो रही है। और अभी अगर आप 500 रुपए की मूवी टिकट खरीदोगे तो 50 रुपया के और पॉपकॉर्न खरीद लोगे, 10 रुपये और बढ़ जाएगा। तो आई डोंट थिंक जो कस्टमर पीवीआर में जाता है वो इतना प्राइस सेंसिटिव है कि वो 5 रुपया जीएसटी बढ़ जाएगा तो पॉपकॉर्न नहीं खरीदेगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि दे कैन रिड्यूस द पॉपकॉर्न साइज, जो ग्रामेज है वो थोड़ा कम कर देंगे, प्राइस पॉइंट सेम रख देंगे। तो जो लेने वाले हैं वो तो पॉपकॉर्न अभी भी खाएंगे, क्योंकि आपको मूवी देखना है और पॉपकॉर्न खाना है। So it's a smart move by the government, I must say. It's a smart move by government. लेकिन अच्छा, अगर मूलभूत चीज़ पे आए, बट आपको लगता है राजेश जी कि अभी जो स्क्रीन पे ऐसा कंटेंट है जो कि ओटीटी को चैलेंज कर पाए? I don't think so. I think हम तो ये generally like PVR और इस तरह की businesses जो है we have been avoiding from almost last 5 years, क्योंकि हमें नहीं पता है कि ये तो बेसिकली पूरी स्पेस इज डिफरेंट, ये पूरी डिस्ट्रप्शन पे है और ऑलरेडी डिस्ट्रप्शन हो रही है। देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिबेट, इसमें कोई डिबेट की बात ही नहीं है, कोई चर्चा नहीं है, ऑलरेडी डिस्ट्रप्टेड स्पेस है एंड द बिजनेस हैव टू इवॉल्व। बिजनेस मॉडल्स चेंज होने पड़ेंगे तो ही आपको ग्रोथ मिलेगा। अगर बिजनेस मॉडल चेंज नहीं करोगे तो यहाँ पे ग्रोथ आना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कॉम्पिटिटिव फील्ड हो गया। चलिए राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे से बातचीत हुई आपसे आज, हर टॉपिक पे, हर सेक्टर पे, इसकी प्लेसमेंट पे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और आपको नव वर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं सर राजेश जी, नव वर्ष की भी और क्रिसमस की भी, क्योंकि थैंक्स वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।